क्वेश्चन मैंने यही था। ये फर्स्ट आर्गुमेंट भी क्वेश्चन ये मैंने सेपरेट, जैसे ये मैंने डीएनए वाला अपना फोर्सेस वाला सेपरेट किया है ना, अपने मेरे चैनल पे ये भी सेपरेट है। पूरी डिबेट में आप मुझे बता दें कि गालिब ने मेरे सवाल का जवाब दिया हो कि वहाँ पे 798 क्यों है? बता सर दें आप मुझे माफी कहाँ, चाहता हूँ, आपका चैनल का नाम क्या है सर? मैं सुनना चाहूंगा आपके चैनल को। जिस पे आप इस वक्त हैं, कैसर अहमद रजा। इसका मतलब है ये भेजा यही है, इसका चैनल है मतलब है आपका? लिंक फॉरवर्ड हुआ है। कैसर भाई समझ गए हैं ना? नहीं नहीं लिंक नहीं, फॉरवर्ड हुआ मुझे है, ये लगा इनका क्यों है? चैनल है, सॉरी मैं पहले सॉरी, कह रहा हूँ चूहा मुझे छोड़ा लगा गया है। ये जो भाई साहब है ना इनका चैनल है। भाई सर मैंने यही ये है। क्वेश्चन किया था सर, भाई फिर साहब गिच्ची से पकड़ते हैं, इसलिए भाई साहब बहुत दुखते हैं लोगों को। हाँ, अरे चैनल का पता नहीं था आ गया है। अरे जी मेरे को लगा कैसर आपका अहमद चैनल। नहीं नहीं, सब्सक्राइब किया है मैं। जी जी अच्छा, हाँ जी, वैसे यही मजे कैसर की अहमद बात है, रजा जो है। इन्होंने डिबेट सुनी, डिबेट सुन के इस्लाम छोड़ दिया। उनको ये पता नहीं कि जिस शख्स के से इस्लाम छोड़ रहा हूँ उसका चैनल कौन सा है। व्हाट अ जीनियस। अच्छा, एक और मैं प्रिडिक्ट कर देता हूँ, इनसे इजाजत ले लें कैसर भाई अगर चाहें तो ठीक। मैं क्योंकि मुझे तो पता चल गया, मैं तो पहले प्रिडिक्ट चूहा है, उनको पता ही नहीं है। मैं एक चीज बताऊं कैसर भाई आपको, मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ भविष्यवाणी। अब यही या कोई और उसी ग्रुप का चूहा, जिस यहां से ये लिंक आपका गया स्ट्रीम यार्ड का, जहां पर गया है, ठीक है, जहां भी शेयर हुआ है, वहां से ये एक चूहा उड़ के उस बंदे के पास जाएगा, वो सूडो जियोफिजिसिस्ट के पास, सेल्फ प्रोक्लेम्ड, उनके पास जाएगा, कहेगा जी देखे कैसर साहब ने एक स्ट्रीम में ये बात कर दी है, इसके ऊपर अपना रिप्लाई दें। वो उसका बनाएगा क्लिप, और वो क्लिप आपको होगा दोबारा फॉरवर्ड, और आपको दोबारा ये प्रोवोक करेंगे कि दोबारा आप बात करें, तो वो दोबारा सिलसिला शुरू हो जाएगा। फिर ईमेल एक्सचेंज, दोबारा व्यूअरशिप मुझे दे लेके दें, रिवाइव करवाएं। बिस्मिल्लाह। ये है ड्रामा। हाँ कर दे कर दे। मैं तो उससे, मैंने तो बड़े टाइम से उससे कहा था, मैंने तो उस पहले ये कहा था कि जो दूसरी डिबेट के दौरान उसने जो गुस्ताखी की थी, और मेरी असेसमेंट ये है कि उसने डिबेट से जान छुड़ाने के लिए की थी। जहाँ हालांकि डिबेट के बिल्ट अप में ना लोग बड़ी एहतियात से बात करते हैं। केसर मैंने साहब उसे मुझे कहा कि लगा आप गेस्ट करके आए हो इस चैनल पे, इसलिए मेरे को ऐसा लगा। मुझे आप बड़े ठीक है। आदमी, मुझे पता है। नहीं नहीं सर, मैं अल्लाह माफ करे, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ। अच्छा नहीं चलिए, नहीं वो जो सर, बात आपका आपने नॉलेज इनसे, बहुत अच्छा है, मुझे पता है। मुझे लगा आप गेस्ट करके आए हो, तो इसलिए मुझे लगा इनका चैनल है। तो पर मुझे इस्लाम था कबूल भी कर लो ना पता है। भाई। अगर उनका अरे नॉलेज अच्छा नहीं है यार, तो उनकी डिबेट की वजह से नॉलेज इस्लाम से अच्छा दूर होने हुए, से तो क्या हो आज गया? फिर आ जाओ वापस इस्लाम में आ जाओ। अभी तो गालिब कमल के साथ इस्लाम पे डिबेट होनी है उनकी। किसकी? देखा? गालिब कमल के साथ इस्लाम पे डिबेट होनी है आपकी। देखा? मेरी? हाँ हाँ हाँ, जी, हो देखा जाए। जी। मैं बारिश आप साड़ी यही पूरी चीजें हुई। मैं आपको बता रहा हूँ बड़ी देर से, मैं कई गारंटी महीने। देता हूँ गालिब कमल साहब बिल्कुल ब्लास्फेमी नहीं करेंगे। मैंने भाई क्या कहा सुनो था तो मेरी कैसर भाई? मेरी बात कैसर भाई सुनेंगे? क्या कहा था मैंने? कैसर भाई, ये चूहा किधर छोड़ा गया गया है, मैं गारंटी देता हूँ। हाय ओ हाय नहीं हाय नहीं हाय। एक एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये ना ये अब यहाँ पे नहीं निकालेंगे, इस स्टेज पे नहीं निकालेंगे। मैंने, आप ये मेरी बात गौर से सुन लें और गालिब कमाल के पास मेरा पैगाम भी ले जाएं। हम्म। मैंने ये टाइम बड़े कई महीने हो गए हैं, लेकिन मसला ये है कि स्ट्रीम के दौरान ही आते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि ये हिस्सा मुझे याद रह जाए, इसको मैं सेपरेट भी लगा दूं, आप भी पैगाम ले जाएं। जी जी जी। इन लोगों ने कहा कि हम अंबिया की शान में गुस्ताखी करते हैं इसलिए कि ये पब्लिक फिगर्स हैं, और पब्लिक फिगर्स की आप शान में गुस्ताखी कर सकते हैं, आप उनको गाली दे सकते हैं, आप उनको बुरा भला कह सकते हैं, ब्लास्फेमी कर सकते हैं। मैंने उनसे आगे से ये कहा कि आप अपने अल्फाज माजरत के साथ वापस ले लें, हम आपसे डिबेट कर लेंगे और आप वादा करें आइंदा नहीं करेंगे। इसका जवाब इन्होंने ये दिया जो मैंने भी आपको बताया है। मैंने आगे से कई दफ़ा कहा कि अगर आपका हारस सुल्तान गालिब है, जितने भी हैं, अगर आप ये समझते हैं कि आप अंबिया की शान में गुस्ताखी कर सकते हैं, तो ये आपकी अपनी अकल तो नहीं है, ये आपने बोरो किया है आइडिया वेस्ट से। और मेरी बात ना काटिएगा, पूरी सुन लीजिएगा। आपने वेस्ट से ये आइडिया बोरो किया है। वेस्ट में इज्जत और गैरत के म्यार टोटल और हैं। हम वेस्टर्न लोगों से भी डिबेट करते हैं, पता होता है कि वो भी ब्लास्फेमी करते हैं, लेकिन फिर भी डिबेट करते हैं इसलिए कि हमें पता है कि उनकी अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ, उनका कल्चर टोटल डिफरेंट है। वो अगर किसी पब्लिक फिगर को गाली देते हैं, तो वो अपनी बेटी के साथ किसी उसका बॉयफ्रेंड दे के भी उनको गैरत भी नहीं आती है। ठीक है, उनकी अपनी बीवी अगर कोई को अपना साथ बॉयफ्रेंड बनाया हुआ, तो उन्हें कोई गैरत नहीं आती है। वेस्ट में ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जहाँ पे लोग अपनी बीवियों को एक्सचेंज करते हैं। मैं किसी नाम लेकर नोटराइटी नहीं देना चाहता। हमें पता है कि वहाँ पे गैरत जिस चीज़ को हम कहते हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। मैं इन सब से ये कहता हूँ, गालिब कमाल से, हारस से, कि तुमने ये जो प्रिंसिपल वेस्ट से लिया है ना, तुम ये कहो कि तुम्हारी घर की इज्जतों गैरतों के लिए भी यही प्रिंसिपल है, मैं तुमसे कल डिबेट कर लूंगा। और वजह उसकी बड़ी सिंपल है, किसी को नहीं गलतफहमी नहीं ना सर, रहे वो आपसे कि जब तक मेरी बात बिल्कुल पूरी सुने, बदतमीजी नहीं पहले करेंगे। मेरी पूरी बात सुने ना, वो ये ना कहें जी जी। ब्लास्फेमी तो कोई करने हाँ नहीं जी देता ना, वो एक और बात है। जी। जी जी बोलिए। जब डिबेट हो रही हो तो फिर कोई ब्लास्फेमी नहीं करता। गालिब ने भी डिबेट में ब्लास्फेमी नहीं की थी। मैं ये जी कंडीशन इसलिए रख रहा हूं कि नबी की इज्जत हमारी गैरत का मसला है। ये मुनाफ़िक़त जी नहीं होगी कि जब हमारी गैरत का मसला हो तो फिर आप वेस्टर्न हो जाएँ। आपकी बहन-बेटी की गैरत का मसला आ जाए तो फिर आप एशियन हो जाएँ। ये नहीं होगा। आपकी गैरत है, हमारी भी गैरत है। हमें अपने हमारे नबी के घर वाले अपने घर वालों से अच्छे लगते हैं। आप उनकी बदज़ुबानी करें
और ये कहें कि नहीं नहीं हमारे लिए हमारी बहन बेटी, आप कहें ना कि हम वेस्टिस्ट हैं जी, जो उनका म्यार है वो हमारा म्यार है, कल ही गालिब कमाल को मैं ईमेल भेज देता हूँ, हारिस सुल्तान को भेज देता हूँ। ये बात मैंने एक दफ़ा नहीं कही, बड़ी दफ़ा कही है। मसला ये है कि इनमें इतनी जुर्रत नहीं है कि ये कहें कि हाँ हमने जो वेस्ट से प्रिंसिपल लिया है हमारे लिए वेस्ट की वो लिया है तो बाकी सारा भी हमारे लिए वेस्ट का ठीक है, ये कभी नहीं कहेंगे। आप गालिब कमाल की तरफ को जाएंगे, वहाँ मुझे पता है यहाँ से मेरा पैगाम लेके जाएं कि कैसर ने ये बात कही है, और मुझे आप बताएं, प्राइवेट में मेरा ईमेल मौजूद है, मैं दोबारा से लिख देता हूँ, मुझे ईमेल करें। मैं कल हाँ, हाँ, आपकी मुझे ईमेल आती है तो 24 घंटे के अंदर अंदर मैं गालिब कमाल को मैं ईमेल भेज दूंगा डिबेट के लिए। सर एक करेंगे और आप ये काम? बात, सर ये बात ये हो जाती, पर आपकी किताबों से आपके ही पैगंबर या सल्लल्लाहु ये अलैहि गालिब कमाल को कर देना है ना बात, आपका जिम्मा तो सुनो नहीं ना, है ना, डिबेट तो उससे करनी है। आप ये पैगाम सुनो तो ना, उसकी तरफ से लेके आए हैं ना। आपकी किताबें चले जीनियस भाई, बहुत आपको शुक्रिया। पैगाम मिल गया, बहुत शुक्रिया। ये जाते हुए गा- ईमेल एड्रेस पर दीजिएगा, मैंने प्राइवेट में शेयर किया है, मुझे बताइएगा कि उसने क्या कहा है आपको। हाँ, ये भी ले जाएं और गालिब से भी पूछिएगा सीता को वो क्या कहता है, ये भी पूछना जरा जाके, सीता के बारे में जो बोलता है वो। अगर ना बताए तो मेरे पास ऑडियो पड़ी है। या अविनाश मोरे, नेक्स्ट टाइम किसी और नाम से आए तो बता दीजिएगा। इस दफे ये जीनियस नाम से हैं, इनकी आईडी अविनाश मोर करके है। ठीक है। चलिए हाँ जी, और ये भी नेक्स्ट, कल ये शुरू ना कर देना, डॉक्सिंग हो गई है, इस नाम की आईडी से आप आए थे। हाँ यूट्यूब चैनल से हमें दिख जाता है ना, यूट्यूब चैनल से आए। खैर चले, हाँ जी, जकी साहब, जकी साहब को ऐड कर लेते, बल्कि मैं देख एक सेकंड, स्केप्टिक स्लेयर, मानव नेक्स्ट थे। मानव साहब कुछ धमकियां दे रहे थे ना, यानी कैसे? ये जब कैसर भाई की डिबेट हुई थी, ये दोनों भाई हैं, दो अनमोल रतन, बैठकर कहते थे कि जी कैसर भाई को हमने जनाब ये कर दी, और कैसर भाई के नाम पे व्यूज लेना है, हैं? कैसर भाई को लाके पब्लिसिटी अब करवाते हो नाम लेके, हैं? और शर्म कर जो, बेशर्मो, शर्म कर जो, बाज आ जाओ भाई, इतना मैं कहूंगा। चम्मा आती है खुद आने में, चम्मा आती है, चम्मा चम्मा, हैं? मानव साहब का पीछे बहुत शोर आ रहा है माइक का, माइक अपना जरा खामोश कीजिए। आपको दोबारा ऐड कर रही हूँ। नहीं मैडम, हेलो, मैं जाता हूँ मैडम साइड में। अभी आ रहा है? जी हाँ जी जी बिल्कुल आ रही है। वो कैसा काम चालू था बाजू में? मानव साहब इको इको हो रही है, इको हो रही है। आप पीछे यूट्यूब वगैरह कुछ चलाया, वैसे बंद कीजिए, हेडफोन लगा लीजिए, आपको ऐड कर लेते हैं। मैसेंजर्स कोई पीछे हैं, आप अपना माइक कनेक्ट कीजिए या कैमरा कनेक्ट करेंगे, उसको परमिशन देंगे तो आप ऐड हो सकते हैं। दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए। अच्छा जी, मानव साहब को ऐड कर लेते दोबारा। हेलो, अभी मैम इको हो रहा है? अभी हम बोलेंगे तो पता चलेगा। चलो इको है। इको है। नहीं ऐसे कर लें, अगर ये कोई, मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि हमने वो जो है इंटरेक्शन करना है तो माइक उसके लिए ठीक होना चाहिए, क्योंकि इज्म वर्सेस इज्म है तो डिस्कशन होगी, ऐसा तो नहीं है कि सवाल रख के चले जाएं तो हम बात करें। हाँ जी, मानव साहब ये जरा आप देख लीजिए कि आपने YouTube तो पीछे ऑन नहीं किया है, कि जब हम बात करते हैं तो हमारी आवाज़ ही वापस हमें आ रही होती है, तो काइंडली YouTube को बंद करके यहाँ जो आप बात कर सकते हैं बराह रास्त, तो यहाँ पे आप कीजिए ना। बिल्कुल ठीक, या हेडफोन भी लगा लेंगे तो ठीक हो जाएगा। तब तक हम स्केप्टिक स्लेयर साहब को ऐड कर देते हैं। जी स्केप्टिक साहब, माइक अनम्यूट कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसर, आमिर अली ने आपको भी। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जी क्वेश्चन मेरा कुछ इस तरह था कि पहले इंट्रोडक्शन। अच्छा, इंट्रोडक्शन ये है कि नाम से जैसे लग रहा होगा स्केप्टिक कह लें या एग्नोस्टिक कह लें, लेकिन बैकग्राउंड मेरा जो है वो मुस्लिम ही है। बट ये है कि वक्त के साथ साथ आप कह लें कि जैसे जैसे दुनिया के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, साइंस के बारे में, बाकी चीज़ों को पढ़ के जब स्टडी किया है तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मतलब एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री पे पहुंच गया हूँ। बस ठीक है, आप तो स्केप्टिक सही है, ओके। हाँ ज्यादा जी, लंबा इंट्रोडक्शन नहीं, बस टू द पॉइंट चाहिए था। अच्छा, अब ठीक है। आपका इस्लाम जो है वो आप उसको डिफेंड करने, यानी कि उसकी बेहतरी बताने आए कि वो क्यों बेहतर है इस्लाम से। जी कैसर भाई, ओवर टू यू। जी सर, मेरा क्वेश्चन कुछ इस तरह था कि क्वेश्चन इस्लाम नहीं है में मेरे अभी, भाई, स्केप्टिक भाई, हाँ जी, क्वेश्चन नहीं कर सकते ना आप। भाई बेहतर स्केप्टिक क्यों भाई, है? इस तरह अच्छा मैं उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन चलें, करता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। यूं है, एक होता है क्वेश्चन आंसर सेशन, एक है इंटरेक्टिव सेशन। इंटरेक्टिव सेशन मतलब ये है कि आप अपने थॉट्स रखें, आपकी आइडियोलॉजी क्या है, कैसर भाई अपनी आइडियोलॉजी रख लेंगे, उसको थोड़ा सा हम देख लेंगे, जांच लेंगे, अच्छा हमें चलें, सीखने को ठीक मिल जाएगा। राइट, जो ठीक आपने है पढ़ा है, चलें। जो आपने रिसर्च किया, आप कह रहे हैं काफी सालों से, वो जरा रख दें। मैं चलें ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं अब कुछ पॉइंट्स जो मेरे जहन में आते हैं, एक तो पहले भी एक भाई बात कर रहे थे मॉरल ऑब्जेक्टिविटी या सब्जेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो वो मेरे जहन में नहीं बैठता।
कि, और ये सिर्फ जाहिर बात है इस्लाम पे क्रिटिसिज्म में नहीं है, कोई भी रिलीजन जो कि एक एब्सोल्यूट मोरालिटी लेकर आता है, वो जो भी हो, उसके अराउंड क्रिटिसिज्म है। तो एक तो ये पॉइंट है, और भी है, इस पे पहले बात कर लें या फिर मैं आपको समरी में पॉइंट्स 2-3 दे दूं? हाँ, इस पे बात कर लेते हैं, दैट्स फाइन। आपका ठीक है। केस ये है कि जो एब्सोल्यूट मोरालिटी आती है रिलीजन की तरफ से, सो इन दिस केस इस्लाम की हम बात कर रहे हैं ना, तो इस्लाम हाँ की जो जी। आती है आप समझते हैं कि ये ठीक नहीं है। जी जी बिल्कुल। श्योर, क्यों नहीं है ठीक? एक रीज़न जो 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 मुझे लगता है वो ये है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो कि अक्सर हम कहते हैं कि ज़माने के लिहाज से ठीक थी। जैसे फॉर एग्जांपल एक अक्सर जो चीज़ कोट की जाती है इस्लाम के बारे में कि मतलब स्लेवरी जो है वो उसके अंदर अलाउड है। बट एक चीज़ जो उसमें समझने वाली है कि वो एक ऐसा दौर था जिस दौर में ये कल्चर सिर्फ इस्लाम में नहीं था। ये वेस्ट ने भी किया है, जब वो अफ्रीका से लेके गए स्लेव्स वगैरह, सारी कॉलोनाइजेशन का उन्होंने भी किया है। और इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं जो कि इस्लाम में आपको मिलती हैं कि विच आर अलाउड, विच आर जस्टिफाइड, लेकिन जाहिर बात है वो उस टाइम के लिहाज से ठीक थी। एक तो ये टाइम बेस्ड हो गया कि टाइम बेस्ड मोरालिटी जो है वो वक्त के साथ साथ चेंज हो जाती है और फिर आप उसके लिहाज से चीज़ों को अडेप्ट करते हैं। दूसरा, उसमें ज्योग्राफिकल वेरिएंस भी होती है, कुछ चीज़ें होती हैं कुछ इलाके में ठीक कंसिडर की जाती हैं, किसी और इलाके में वही चीज़ें ठीक कंसिडर नहीं की जाती। जैसे आजकल के दौर में मैं भी आप एक अगर, जी एक बताएं। बात बताने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। देखें, नो ये प्रॉब्लम। नोशन ठीक नहीं है कि इस्लाम में स्लेवरी थी इसलिए कि उस ज़माने में आम तौर पे स्लेवरी हुआ करती थी। नो, दैट्स रॉन्ग। इसलिए कि उस ज़माने में तो बहुत कुछ होता था, तो इस्लाम हर चीज़ को तो एक्सेप्ट नहीं करता है सिर्फ़ इसलिए कि उस ज़माने में होता था। उस ज़माने में ये होता था कि स्लेवरी की 3-4 किस्में होती थीं। इस्लाम ने सारी की सारी ख़त्म की थी, सारी की सारी ख़त्म की थी। सिर्फ़ एक को रीइंस्टेट किया था, जो पीओडब्ल्यूज़ हैं, प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो हैं, सिर्फ़ उनके लिए। बाकी जो उस ज़माने में होता था कि ताकतवर आदमी कमज़ोर को पकड़ के ज़बरदस्ती गुलाम बना सकता है, इस्लाम ने इसको हराम करार दिया। कोई आदमी किसी ने कर्ज़ देना है तो वो उसका ज़बरदस्ती उसको फिर पकड़ ले उसको, इस्लाम ने उसको हराम करार दिया। बीइंग बोर्न इनटू स्लेवरी एंड सो फोर्थ। तो ये जिस आदमी को ये लगता है कि उस ज़माने में मुसलमान इस तरह से गुलाम रखते थे, ये उसको साबित करना होगा कि इस्लाम में ये प्रैक्टिसेज़ अलाउड होती थी। इस्लाम ने तो सूरह मोहम्मद में आयत नंबर 4 में पहली सबसे जो बात ये थी कि आप छोड़ दें। जब आप कामयाब हो जाते हैं, अच्छी तरह से आप उनको जब आप सप्रेस कर लेते हैं, तो उसके बाद आप उनको छोड़ दें। कैसे छोड़ें, उसमें आप ऑप्शन मौजूद है कि एहसान करके छोड़ दें या आप उनसे ट्रिब्यूट ले लें, वन वे और द अदर। लेकिन इस्लाम ने तो उस पे भी कहा था कि हाँ ठीक है, हम छोड़ देंगे। लेकिन आप इस्लाम से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इस यूनिलैटरल ऐलान जो है वो इस्लाम करे और कोई और इस तरह का ऐलान ना करे। तो ये तो नहीं हो सकता कि मुसलमानों की औरतें जंग में पकड़ी जाएँ तो वो बांदियाँ बन जाएँ, गुलाम बन जाएँ मर्द, और दूसरों की पकड़ी जाएँ तो हम छोड़ते रहें, ये तो नहीं हो सकता। तो ये एक आउट ऑफ नेसेसिटी इस्लाम ने रखी थी, और वो भी बाय द एंड वो भी ख़त्म हो गई थी। जहाँ तक ताल्लुक है इस चीज़ का कि यानी कि जो पहले जो दरवाज़ा था उसको बंद करके, जो एंड में जितना ये जो पहली 3 महीने मुझे कहना चाहिए कि वो तो एंड तक सारा ख़त्म हो गया था। प्रिजन्स ऑफ वॉर का एक मामला है, वो एक और चीज़ है। वो दुनिया में आज अगर रूल ख़त्म होता है, जो इंटरनेशनल ऑर्डर है ये कोलैप्स कर जाता है, तो उसके बाद फिर दुनिया यही करेगी, जंगों में एक-दूसरे के मर्दों औरतों को पकड़ेगी, जैसे जिनेवा कन्वेंशन से पहले हुआ करता था। और बहुत पहले की बात नहीं कर रहा। जर्मन जो नाज़ीज़ के जो फ़ौजी थे, अमेरिका में भी वो गुलाम बना के वो ले जाते रहे हैं, दूसरी जंग अज़ीम के दौरान। यूके में कई स्टेट्स ऐसी हैं जो जर्मन कैदियों ने बनाई थी, गुलाम बना के उनको रखा हुआ था वहाँ पे। अमेरिकन ये मेहरबानी कर देते थे कि उनको डॉलर तकरीबन $1 कुछ पता नहीं कितने दिन के दे देते थे। लेकिन उनकी कोई मर्ज़ी नहीं थी काम करने की, ना अपनी मर्ज़ी के साथ वो वहाँ पे गए थे। अब जिनेवा कन्वेंशन बन गया है, दुनिया चेंज हुई है, तो ये कोई एब्सोल्यूट रूल तो नहीं है, कल फिर चेंज हो सकता है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे? आप पूरी ईमानदारी से बताइए कि उसके बाद दोबारा अगर गुलामी का इंस्टीट्यूट आ जाता है, तो इस्लाम का मॉडल बेहतर है? ये जो पहले बाकी दुनिया का है वो मॉडल बेहतर है? फरमाइएगा। देखें, एक तो बात ये है कि गुलामी तो खैर एक जस्ट एक एग्जांपल थी, इसमें और भी काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन अगर इस पे ही स्टिक करते हैं और हम एक लेट्स लेट्स अज्यूम कि कोई एक सोसाइटी है आजकल के दौर में जिसके अंदर स्लेवरी जो है वो एक्सेप्टेबल हो जाती है और उसको आप मानना शुरू कर देते हैं कि वो ठीक है। अब उस सोसाइटी में रहते हुए कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि ये गलत है, क्योंकि जारी बात है,
आप जिस एनवायरनमेंट में ग्रो अप करते हैं, आपकी वैल्यूज, आपकी सारी जो हैं वो उसके ऊपर बेस्ड होती हैं। ये उसी तरह ही है जिस तरह, मतलब एक और जो कॉमन क्रिटिसिज्म होता है वो ये भी होता है कि मतलब हजरत मोहम्मद की शादी जो है, जैसे हजरत आयशा जो काफी यंग थी, बट ये है कि ये कोई ऐसी कोई मिसाल बहुत दी। अनकॉमन बात नहीं है। ये मतलब वेस्ट में जो किंग्स थे वो भी करते थे उस जमाने में, इट वाज फेयरली कॉमन, उसमें मुझे कोई इशू नहीं है। स्केप्टिक, प्रॉब्लम I'm उसमें sorry, तब मुझे आती। फिर स्केप्टिक, I'm very sorry अगेन, मैं टाइम चूंकि बचाना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये गलतफहमियां जो है साथ साथ दूर होती रहें। देखें, एक शरीयत का मामला होता है, एक हिस्ट्री का मामला होता है। हज़रत आयशा की उम्र कितनी थी ये शरीयत का मामला नहीं है। क़यामत के दिन किसी आदमी की जन्नत दोज़ख इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगी कि उनकी उम्र कितनी थी। इस्लाम में 2 तरह की तारीख़ इस बारे में पाई जाती हैं। एक वो है जो समझती हैं कि उनकी उम्र ज़्यादा थी, एक वो जो समझते हैं कि जो आम तौर पे मशहूर हो गई है 6 और 9 साल वाली। मैं खुद समझता हूँ कि उनकी उम्र 6 और 9 साल नहीं थी। ये एक तहकीक का मामला है, इसका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है। हिस्ट्री में एक ही इवेंट की बहुत से अकाउंट्स होते हैं। हमारे पास भी 2 से ज़्यादा अकाउंट्स हैं। अदलिबी जैसे मुहद्दिसीन हैं, मुहक्किकीन हैं, जो रिसर्च पेपर उनके आप देखें 14-14 एविडेंस उन्होंने इकट्ठे किए हैं कि उनकी उम्र जो इतनी थी। और कोई भी हमारे पास ऐसा एविडेंस नहीं है, जो मेरे जैसे लोग हैं जो समझते हैं कि उम्मुल मोमिनीन की उम्र ज़्यादा थी। हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जो पिछले 5-7 साल में सामने आया हो। हमारे पास भी वही 1400 साल पुरानी रिवायात हैं, वही अकाउंट्स हैं। सो इट्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द इवेंट्स कि उनकी एज कितनी थी, सो नथिंग टू डू विद शरीयत। तो ये आप ना कहें कि इस्लाम, क्योंकि जो आप बातें कर रहे हैं ना दोनों गुलामी वाली भी और शादी वाली भी, इससे इम्प्लाई ये होता है कि इस्लाम आउट ऑफ डेट हो चुका है, जबकि ये दोनों बातें ही गलत हैं। पहले तो आप ज़बरदस्ती अच्छा गुलामी की वो चले। किसने इस्लाम के साथ नथी कर रहे हैं जो इस्लाम ने खुद हम्म, फॉरबिड की। दूसरा एक तारीख अच्छा की तारीखी क्या है जिसका शरीयत से ताल्लुक नहीं है, आप उसको इस्लाम का हिस्सा करार दे रही हैं। ये चले ठीक कैसे, नहीं है। लेट मी कैसे भाई पुट इन ने अ एक थर्ड पॉइंट रखा है। एग्जांपल। मुझे एक थर्ड स्केप्टिक आपने एक एग्जांपल। पॉइंट रखा है, मैं चाह रहा हूँ उसके ऊपर आपने एक पॉइंट रखा है, गो जी के वो जी आपने ज़िमनी तौर पर रखा है, मैं चाहता हूँ मगर क्योंकि उसमें बड़ी गलती है एक। जी ये बताइए। बेसिकली जो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म रखने वाले जैसे कार्ल था या लेनिन था, उनका मानना था कि हम जदली मादियत से गुजर रहे हैं। तो अब मुझे उसमें उसकी ना थोड़ी सी रमक नजर आई आपके आर्गुमेंट के अंदर। आपने एक जुमला बोला, आपने कहा कि हम सपोज कर लेते हैं कि आज के मुआशरे में स्लेवरी आ जाती है, हम्म। तो उसमें रहने वाले बंदे जो हैं वो उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकेंगे, ऐसे ही कह रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, ये अगर बोला आप ना आपने? जैसे हाँ पहले नाज़ीज़ वाली बात भी हो रही थी, हाँ, तो मैं उस एक मिनट, सोसाइटी मैं में रहते हुए। मुझे हाँ जी बोले। मुझे मैं समझ गया था आपकी बात, मैं सिर्फ हाँ या ना में कह रहा था, मैं सही समझाऊं ना, यही कहा है ना आपने? बिल्कुल 100%। हाँ, ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है, सॉरी, आर्ग्यूमेंट के एतबार से, वो मैं बताता हूँ क्यों। अगर ये बात होती तो उसी मुआशरे में रहते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी स्लेवरी की रिफॉर्म्स की बात कर ही ना सकते। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे काल ये कहता था कि आपको सोशलिज्म को या कम्युनिज्म को लाने के लिए या फ्यूडलिज्म को और इनके जागीरदारी के खिलाफ उठने के लिए आपको इन मुआशरों से निकलना पड़ेगा, जबकि उन्हीं के मुआशरों में रहते हुए रिफॉर्म हुई थी, उसी सिस्टम को रिफॉर्म किया था, यानी इन्वर्टेड कॉमास व्हाट दे कॉल एज रिफॉर्मेशन, ठीक है ना? वो तो अलग बात है कि वो ब्लंडर था। अब मैं बात जो रखने लगा हूं उस पर तवज्जो कीजिएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी मुआशरे के अंदर रहते हुए कहा कि गुलाम को अब्द अपने अब्द के तौर पर ना पुकारो, उसके नाम से पुकारो, ठीक है? उसी मुआशरे के अंदर रहकर अल्लाह के रसूल ने कहा था कि जो खुद पहनते हो इन गुलामों को पहनाओ, जो खुद खाते हो इन गुलामों को खिलाओ, जो खुद अब जिस तरह अपनी जिंदगी गुजारते हो उस तरह इनको गुजारो। अच्छा, उसी मुआशरे के अंदर रहकर अल्लाह के रसूल ने ये बात की थी कि जो तुम्हारे गुलामों का हक बनता है उनका पसीना खुश्क होने से पहले उनको दो। उसी मुआशरे के अंदर रहते हुए सूरह नूर की आयतें नाज़िल हुई थी जिसमें अल्लाह के रसूल ने कहा कि अपनी जो माँ मलक यमीन है उनसे प्रोस्टिट्यूशन मत करवाओ, मना किया गया। उसी मुआशरे के अंदर अल्लाह के रसूल ने कहा था कि तुम में से कोई अगर कफारा अदा करना चाहता है अपने गुलामों को आजाद करे। उसी मुआशरे के अंदर रहते हुए अल्लाह के रसूल ने कहा था, जिस साहबी ने थप्पड़ मार दिया था अपनी लौंडी को या मलक यमीन को कहना चाहिए, ठीक है, अल्लाह के रसूल ने कहा था आतिकहा, इसको आजाद कर दे। उसी मुआशरे के अंदर रहते हुए रिफॉर्म किया। ये बिल्कुल भी आप ये नहीं कह सकते, ये वो, क्योंकि जब आपने बात की तो मुझे लगा कि जैसे आप ये कहना चाह रहे हैं कि सोसाइटी के अंदर उस चीज को रखते हुए रिफॉर्म नहीं हो सकती। नहीं, आज भी पूरी दुनिया के अंदर किसी भी सोसाइटी के अंदर फॉर्मेशन होती है वो उसके अंदर से ही उठ के होती है, नंबर 1, ठीक है? तो एक ये मैं अच्छा। चीज क्लियर करना चाह रहा था। दूसरी बात मैं आपके सामने सॉरी रख देता हूँ। स्लेवरी, इस जिस तरह कैसर भाई ने कहा, उस वक्त का एक बहुत बड़ा कॉन्टेम्परेरी इशू था, प्रॉब्लम था, जिसका इस्लाम ने अपने तौर पर सोल्यूशन पेश किया। आज भी मॉडर्न स्लेवरी मौजूद है। ये पीओडब्ल्यूज की बात कर रहे थे, पीओडब्ल्यूज आज भी, ये अभी 17 साल से ग्वांतानामो बे के अंदर बंदा बंद था, तालिबान का मसला हल हुआ है तो उसको आजाद किया। ग्वांतानामो बे बिल्कुल। के अंदर, अबू गुरैब जेल के अंदर आज भी प्रिजनर ऑफ वॉर्स को कुत्तों के आगे नंगा डाल दिया जाता है, उनके मुंह के ऊपर पेशाब किया जाता है। ये यूएन ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस रिकॉर्ड की गई हैं।
2003 के अंदर इराक के प्रिजनर वॉर्स के साथ ग्वांतानामो और अबू गराब जेल के अंदर जो किया गया था, मेरी चैनल के ऊपर वीडियो पड़ी है, कोलैटरल डैमेज। क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों को मारने का हुक्म दिया था? हदीस पर इतराज। उसमें मैंने इराक वॉर्स के अंदर जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई थी, जिनेवा कन्वेंशन हो या ह्यूमन राइट के जो POWs के बारे में बात है, ये नहीं कह सकते आप कि आज हम उस जगह पर आ चुके हुए हैं कि जनाब आज प्रिजनर ऑफ वॉर्स कोई नहीं है। इब्राहिम लिंकन ने जो अमेंडमेंट की थी उसमें स्लैश डाल के कहा था इल्ला ये कि जो क्रिमिनल ऑफेंस करेगा उसको हम प्रिजन में डाल देंगे। इस पर बड़ी दफा बात हुई है कि सस्ती चीप तरीन लेबर ठुड्डे मार के उनके साथ काम करवाया जाता है और आपके बड़े बड़े जो कैपिटलिस्ट माइंड है, इंडस्ट्रीज हैं, प्रोडक्शन करके पूरी दुनिया के अंदर सप्लाई कर रही हैं। चॉकलेट्स की बात कैसर भाई ने की थी, गारमेंट्स की बात है, और बड़ी चीजें की प्रोडक्शन जो होती है वो चीप लेबर के थ्रू होती है। सिर्फ अमेरिका के अंदर लाखों के अंदर लोग उस वक्त प्रिजन के अंदर पड़े हुए हैं। खैर मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता। स्लेवरी का मैं अगले पॉइंट पे आना चाह रहा हूँ, आप बिल्कुल अपनी बात कीजिएगा। तो स्लेवरी का जहां तक ताल्लुक है, इस्लाम यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम तो ओवरऑल है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त के अंदर ऐलान नबूवत किया, उस वक्त जो कॉन्टेम्परेरी प्रॉब्लम्स थी उनका उस वक्त की मेंटालिटी के मुताबिक सोल्यूशन देना, जो ग्रेजुअली रिफॉर्म करते हुए सोसाइटी इतनी मैच्योर हो जाए ग्रेजुअली, उसका सोल्यूशन पेश किया। आज के दौर में किसी जगह पर भी कोई कुरान की आयत ऐसी नहीं मिलती है कि जहां यह कहा गया हो कि आप पर स्लेव बनाना फर्ज है, वाजिब है। कोई एक आयत नहीं है, वाजिबियत का कहीं भी नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि कुरान और इस्लाम की कोई एक उनकी आजादी, जी आमिर भाई कतई की माजरत, सूरह नूर में अलबत्ता उनकी आजादी आप पे वाजिब है। वो मुकातिब वो जो बात है कि जब आपने कर लिया है तो उसके बाद मस्ट है, फिर मस्त है, अमर का सीगा इस्तेमाल हुआ किताबत। तो मैं ये कहता हूं इस्लाम की कोई ऐसी टीचिंग नहीं है जो आउटडेट होते की बात करते हैं या रिलीजन जो है वो आउटडेट हो गया। कुरान की कोई ऐसी वाजिबी, हुक्मी या नहीं की तालीम ऐसी नहीं है जो आज के दौर के अंदर या आने वाले दौर के अंदर प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो। ये मेरा मानना है। ठीक है, आप कॉन्टेम्परेरी इशू को या पास्ट के इशू को उठा के प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर रखते हैं, प्रेजेंटिज्म जिसे कहते हैं, या जो वो सॉरी मैंने काफी लंबी बात कर दी। नहीं कोई बात नहीं, थैंक यू आमिर फॉर योर कमेंट्स। मेरा आपने खैर पहला जो पॉइंट कहा था कि सोसाइटी के जरूरी नहीं है कि अंदर उसके फैब्रिक के अंदर कोई चीज उसके अंदर ना हो और कोई एक बंदा वहां से ले आए। और अपने एग्जांपल्स भी जो कोट की थी कार्ल मार्क्स वगैरह की, मतलब उसमें एक चीज जो शायद इम्पोर्टेंट है नोट करने की, कि कार्ल मार्क्स का जो नजरिया था सोशलिज्म का, वो फिर रशिया में आया, उसके बाद लेनिन रास्पुटिन उन्होंने शुरू किया। तो अगेन वो सोसाइटी इस स्टेज पे आ गई थी कि उन्होंने जार ऑफ रशिया उसके खिलाफ उठ के उनके ऊपर किया। फ्रेंच रेवोल्यूशन भी हमारे सामने। मेरा पॉइंट ये था, इंटरनली क्रिटिसाइज हुआ था ना, ऐसा नहीं इंटरनली होता कि कोई ऐसा नहीं होता कि आप इस डर की वजह से। मेरा पॉइंट जो था, मैं सॉरी आपको टोक इस ले रहा हूं, मेरा जो पॉइंट था आपके इस पॉइंट के ऊपर था कि आपने कहा ज्यूम करें आज सोसाइटी के अंदर स्लेवरी आ जाती है तो आप उसको बुरा नहीं कह सकेंगे। क्यों नहीं कह सकेंगे? उस सोसाइटी के अंदर क्रिटिसिज्म होगा। नहीं आप बात सुने। मैं जो ओरिजिनल पॉइंट था ना, वो ये था कि अगर एक सोसाइटी है जिसके अंदर स्लेवरी या गुलामी को फैब्रिक ऑफ सोसाइटी में वाइड स्प्रेड तरीके से एक्सेप्टेबल समझा जाता है, तो फिर उसके अंदर रह के हो सकता है, जारी बात है कि कुछ लोग होंगे जो कि क्रिटिसाइज करेंगे, बट एक वाइड स्प्रेड क्रिटिसिज्म नहीं होगा। हाँ, जारी बात है, अगर सोसाइटी थोड़ी चेंज हो। एक मिनट मैं अपना कंप्लीट कर दूं आमिर भाई। अच्छा नहीं, एक मिनट ठहरे, मुझे कंप्लीट करने दे। मेरा ये पॉइंट था, और आपकी जो एनालॉजी है वो जो सोशलिज्म की, वो इस तरह की होगी कि चलो अब सोसाइटी आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व कर रही है, चेंज कर रही है, और आहिस्ता आहिस्ता एक तबका है, एक मेजोरिटी है, साइलेंट मेजोरिटी है, जो कि कहती है यार कि ये चीज हमारे लिए ठीक नहीं है, ऑल्दो इट इज स्टिल एक्सेप्टेबल। तो ठीक है कि कोई फ्लैश पॉइंट बनेगा, कोई रेवोल्यूशन, उस पर कोई मूवमेंट शुरू होगी और वो फिर उसको वहां से निकाल सकती है। तो मेरा उसमें ये आर्ग्यूमेंट था। लेकिन चले, मैं स्लेवरी और जो दूसरी पॉइंट है इसको भी छोड़ दे। मैं आपने बात की, मैं वो रखने लगा हूं क्योंकि आपने जो पॉइंट रखा है ना, अगर उसका कंप्लीट पिक्चर में रखूं मैं, सॉरी इसको करके फिर मैं चाहता हूं आप आगे बढ़े। आपने ये कहा है कि चूंकि इस्लाम की पिक्चर के अंदर स्लेवरी जो है उसके फैब्रिक का एक हिस्सा है, तो लिहाजा उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह रहे हैं कि उसमें कोई बुरा नहीं कह सकता। यही गलतफहमी है, यही गलतफहमी है जिसको कैसर भाई ने भी रखा। इस्लाम यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त आए थे, स्लेवरी दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करती थी पूरे जोरों शोर से, हर सिविलाइजेशन के अंदर पूरे जोरों शोर थे। इस्लाम को उस कॉन्टेम्परेरी चैलेंज को फेस करना था। इस्लाम की बेस के अंदर स्लेवरी है ही नहीं है। जिस इस्लाम का मकसद ये हो कहने का कि तुम एक ही माँ बाप से पैदा किए गए हो, कोई तुम में ऊपर और नीचे नहीं है। और प्रिजन ऑफ वॉर जो इकट्ठे हो रहे हैं, मजबूरी के तौर पर, इस्तरारी तौर पर रखा गया कि अगर छोड़ देंगे तो हमें नुकसान होगा, जो कि भुगता, जो कि हुआ इस नुकसान। फिर अब छोड़ा गया तो नुकसान हुआ। सुलह हुदैबिया एक बहुत बड़ा मामला है, पर अल्लाह ताला ने उस मकसद कहने का यह है कि जब इस्लाम
पूरे जोर के साथ इंप्लीमेंट हो जाएगा, उस सोसाइटी के अंदर स्लेवरी एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी। ये है वो सिचुएशन जो आइडियल सिचुएशन है। तो आपका वो जो गलत फहमी है कि शायद इस्लाम जब आएगा तो स्लेवरी को लाएगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि आज स्लेवरी ये नहीं है मैंने तो कहा। इस्लाम जब इंप्लीमेंट किया जाएगा तो शरिया का वो फीचर एक्टिव ही नहीं होगा, क्योंकि जरूरत ही नहीं। जिस वक्त इस्लाम आया था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, उस वक्त स्लेवरी कॉन्टेम्परेरी इशू के तौर पर एग्जिस्ट करता था। दैट्स व्हाई इट हैपेंड, अदरवाइज कोई जरूरत ही नहीं थी जैसे आज नहीं नहीं आमिर, मैंने ये नहीं कहा कि वो जाहिर बात है कि इस्लाम इनकरेज है, ऑफ कोर्स नॉट। मतलब इस्लाम में बहुत अच्छी अच्छी पॉजिटिव वैल्यूज हैं, हर रिलीजन में ही होती हैं। मैं मेरा सिर्फ था कि एक प्रोविजन एक छोड़ी हुई है और एक जगह उसमें कॉरिडोर छोड़ा हुआ है, बट आप खैर इनको भी छोड़ दें। वो मैं एक और कॉरिडोर येट के अनदर हालात के लिए था, बिल्कुल ऐसे समझे। मैं मिसाल दे देता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं मिसाल दे देता हूँ। अब्राहम लिंकन जो है, उस जमाने के अंदर जो उसने अमेंडमेंट की थी, उसमें कुछ एक चीज छोड़ी गई थी, आपको पता है ना, जो अमेंडमेंट की थी उस जमाने के अंदर। अब जाहिर बात है उस जमाने के अंदर उसने अपने हालात को देखते हुए फैसला किया। बाद में जाकर पता चला कि लोगों ने कालों को रगड़ के रख दिया कि आज तक आपको ये कहना पड़ रहा है ब्लैक लाइव्स मैटर, ठीक है, और अमेरिकन ने जो किया। तो मकसद कहने का ये है, उस वक्त कानून का गलत इस्तेमाल होना एक अलग चीज है, कानून का अपने हालात के मुताबिक बनना ये और चीज है। ऑब्वियसली ग्रेजुअली सेट हुआ। हाँ, बेसिकली पॉइंट ये है कि जब भी आप कहते हैं कि उस वक्त के लिहाज से फिर वो ग्रेजुअली चेंज होना, तो फिर उसमें आ जाती है कि मोरालिटी इवॉल्व करती है और सब्जेक्टिव है। और अगर आप सब्जेक्टिव कहें तो फिर आप उसकी जस्टिफिकेशन दे सकते हैं, बट अगर आप कहें कि कोई एक डॉक्ट्रिन है या कोई एक रिलीजियस फलसफा है, हाँ, ये उसने कह दिया बैक तो टू फिर दैट उसमें इस पॉइंट चीज की कैसर भाई, गुंजाइश नहीं है। जबरदस्त लेकिन जबरदस्त। अच्छा, जस्ट टू सेव टाइम, मैं जो थर्ड पॉइंट चल इस पे ले आता हूँ वो मैं सूद का ले आता हूँ, क्योंकि सूद की जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है और जो मेरी स्टडी है, जाहिर बात है पुराने जमाने में इट वाज यूज्ड लोगों को तंग करने के लिए और उसमें करने के लिए, किसने लेकिन कहा है ये? आजकल जो है, नहीं तो फिर सूद को क्यों आज भी तंग करने के लिए, इसका क्यों? यानी जो आप कह नहीं, रहे हैं आज पुराने तो जमाने में, यानी हर चीज को आप ये कह रहे हैं कि इस्लाम ने चूंकि पुराने जमाने में ये चीज थी इसलिए कहा था। नहीं, पुराने और नए जमाने की नहीं है, आज भी वो चीज मौजूद है, इंटरेस्ट की वजह नहीं से आज भी मौजूद है। चले आप बात, सॉरी आप आर्गुमेंट रख ले। मैं चाह रहा था कि जो आपने पॉइंट रखा था ना मोरालिटी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव होने पर, वो बेस थी, मैं चाह रहा था कैसर भाई को उसकी तरफ वापस लेके आए। अच्छा चल, नहीं मैं खैर वो बात कर रहा था कि मतलब आप अभी चले सूद पे आ जाते हैं या फिर इंटरेस्ट की टॉपिक पे आ जाते हैं। तो जो इंटरेस्ट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है या जो उसकी डेफिनेशन है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, या फिर इन्फ्लेशनरी एडजस्टमेंट के लिए जो इस्तेमाल की जाती है, आई थिंक इसको बड़ा मुश्किल है डिनाई करना कि ये चीज़ जो है ये गलत है या फिर ये इसकी डेफिनेशन खत्म है। और दूसरा पॉइंट ये भी है कि जिस मुआशरे में तब जो गलत दुनिया होगा, सॉरी मैं जी पॉइंट टू पॉइंट, हाँ तब गलत होगा जिस मुआशरे के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी या सेंस ना हो, उसमें गलत जरूर होगा। मगर जिस मुआशरे के अंदर इंसानियत होगी ना, उसमें ये मटेरियलिस्टिक जो एक ग्रीड है वो आपको बुरी लगे, तब बुरी लगेगी। हाँ तब बुरी लगेगी जब नफ्सा नफ्सी का आलम हो, कि जब स्केप्टिक को ये हो कि हाँ भाई मेरी मर्जी, अपनी मर्जी पर नफ्सा नफ्सी का चल रहा हो, फिर बुरा लगेगा। नहीं, मैं आपकी बात समझा नहीं, मैं तो उसकी बेसिक फाइनेंशियल डेफिनेशन की बात कर रहा था। मतलब आप इसकी एग्जांपल आपने जो पॉइंट अभी रखा करंट है, मुआशरे में ले लें। आपने जो इंटरेस्ट की बेस में पॉइंट रखा है, वो एक ह्यूमन बिहेवियर करता है। मैं आपको सही बता नहीं रहा हूँ, नहीं, मैं सही बता रहा हूँ। हाँ नहीं मैं मिसाल के तौर इकोनॉमिक्स पर, के मैं मिसाल के टर्म्स। तौर पर स्केप्टिक, अच्छा आप अपने करीबी दोस्त को जिसको हेल्प की जरूरत है, आप उसको पैसे दोगे तो आप उससे इंटरेस्ट लेते हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लूंगा। मतलब मैं क्यों? पर्सनल लेवल पे तो नहीं अगर तो करूंगा। ये बेस होती, अगर लेट मी इन्फ्लेशन मैं को आपको एक्सप्लेन कर टैकल सकता हूँ। करना होती, तो फिर ये आंसर ना होता जो इमोशन आपके अंदर आया। नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, जहाँ तक इंडिविजुअल लेवल पे बात है तो ऑफ कोर्स उस तरह की चीज़ उस तरीके से ऑपरेट नहीं करती। बट जो चीज़ समझने वाली है ना वो ये है कि इंटरेस्ट की डेफिनेशन क्या है। अब आपको मालूम ही है कि आजकल रिसेशन चल रहा है पिछले 2-3 क्वार्टर से, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन रेट जो है वो 7-8% जो है वो हर जगह पे हुआ है। तो अगर आप किसी इदारे की बात करें कि मतलब वो किसी कंपनी को या किसी बंदे को वो कहती है कि मैं तुम्हें फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए जो है मैं तुम्हें कर्ज देता हूँ और तुम्हें मुझे साल बाद रिटर्न करना है, तो जाहिर बात है वो उसमें थोड़ी इन्फ्लेशनरी एडजस्टमेंट करेंगे कि क्योंकि 7-8% जो है वो रुपए ने डिवैल्यू होना है और तुम मुझे साल बाद ये दे रहे हो, तो तुम मुझे अगर 1 लाख रुपए पूरे दोगे वापस तो वो वैल्यू में कम होगा। ठीक है, तो फिर जाहिर बात है फिर उसमें और फेडरल भाई रिजर्व मैं हो गया, जितने बैंक्स हो गए,
वो सब इसको एडजस्ट करते हैं इन्फ्लेशनरी एडजस्टमेंट के लिए, कि आपने जितने पैसे मेरे से लिए आप मुझे उससे ज्यादा देंगे क्योंकि आपने इन्फ्लेशन के लिए एडजस्ट